Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. Today we are going to discuss about Government of India Act 1858. Before proceeding toward this act, let us have a quick recap regarding what we have studied till now. We have started from the Charter Act of 1773 and last lecture was about Charter Act of 1853. डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने प्रोसीड किया। सबसे पहले हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1773 डिस्कस किया। इस चार्टर से हमें ये पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से अपना कंट्रोल जो है स्टार्ट किया कंपनीज के अफेयर्स पर किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल स्टार्ट किया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमें ये कंसेप्ट मिला कि हमारे पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो गवर्नेंस था, उसको किस तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, तो यहाँ से है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमें ये पता चला, नेक्स्ट जो था आता है इसी चीज़ को। नेक्स्ट इसी एक्ट के अंडर 1773 में जब कंपनी को ड्यूअल रूल के अंडर डाला जाता है, या ड्यूअल कंट्रोल के अंडर डाला जाता है, मींस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर, तो फिर जाके 1773 को अमेंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अमेंड किया जाता है। फिर जो ही इसको अमेंड किया जाता है तो अमेंड करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिर हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के थ्रू आ जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एज वेल एज इसका कंट्रोल जो है कंपनी पर हटाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर्स का सेपरेशन का कंसेप्ट जो है वजूद में आता है। इसका मेन एम जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ये था कि कंपनी को कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंपनी को कंट्रोल करना था। लेकिन जब 1773 को पास किया, उसके बाद इसको अमेंड भी किया, लेकिन कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से 1784 में फिर से नया एक्ट लाया जाता है। उसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि हमारे पास जो कंपनी का फंक्शंस है, कंपनी के फंक्शंस, उसको डिवाइड किया दो हिस्सों में। एक रखा कमर्शियल फंक्शंस, दूसरा रखा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। क्या रखा? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, मिलिट्री फंक्शन एटसेट्रा। कमर्शियल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल फंक्शन के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि गवर्निंग बॉडी थी किसकी? कंपनी की, जो कंपनी को फेवर करते थे, उनको बताया कि जो भी कमर्शियल अफेयर्स होंगे उनको मैनेज करना है आपने। लेकिन ये कमर्शियल अफेयर को के दौरान मैनेज करते समय इसमें हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन का भी कंसेप्ट आता था, रेवेन्यू कलेक्शन का भी एक सब्जेक्ट आता था। लेकिन वो रेवेन्यू कलेक्शन को सुपरवाइज और कंट्रोल कौन करेगा? दूसरी बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट की गई। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, पॉलिटिकल जितने भी फंक्शन हैं वो ये परफॉर्म करेगी। प्लस जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जो कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, उसका कंप्लीट डायरेक्शन भी यही देगी। और इसका कलेक्शन का प्रोसेस जो होगा, किस तरीके से कलेक्ट किया, कितना कलेक्ट किया,
वो यही बताएगी। देखो ये हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा क्विक रिकैप बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि हमारे पास जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल आ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि सब कुछ पावर जो है वो किसको दी गई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि बॉडी है, जो एक ऐसी बॉडी है जिसको इलेक्ट किसने किया है, जिसको इलेक्ट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद। ठीक है, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। फिर हमारे पास आ जाता है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कॉर्नवालिस को बनाया जाता है, कॉर्नवालिस को बनाया जाता है। तो कॉर्नवालिस जो है दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस प्रेजेंट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। सबसे पहले ये कि जब मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो मेरे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो कोई भी लॉ बनाएगी, जब वो लॉ बनाएगी या कोई एडवाइस देगी या कोई भी हमारे पास एक लेजिस्लेशन या रेगुलेशन बनेगा, तो कॉर्नवालिस को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इस काउंसिल के कोई भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है स्पेशल केसेस में, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में होता है। उसके बाद इसको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फंक्शंस जो हैं वो किसके अंडर आ रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों, हमारे पास जो कॉर्नवालिस होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा, उसे अपॉइंट किया गया जाएगा, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रोल किसके हाथ में आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। तो इस तरीके से हमारे पास कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जाता है किस पे, इसके ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। फिर हमारे पास 1700 चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अकॉर्डिंग ये जो ओवरराइडिंग पावर है, ओवरराइडिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये फर्दर एक्सटेंड की जाती है। क्या की जाती है, एक्सटेंड की जाती है। जो आगे कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ जाएगा, या जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, उनको भी ये ओवरराइडिंग पावर मिलेगी। अच्छा, इसका रिलेशन अगर प्रेजेंट सिनेरियो से देखेंगे तो हमारे पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो एडवाइजरी बॉडी होती है, वो एड या एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, लेकिन जो भी वो बताएगी वो फाइनल डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके रूट किस तरीके से मैच होते हैं अब हमारी हिस्ट्री से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे, मीन्स ट्रेड मोनोपली थी, उसको ख़त्म किया जाता है। अब देखो, ख़त्म किया जाता है सिर्फ दो केसेस में रखा जाता है। टी के केसेस में, टी में उनकी मोनोपोली होगी, मींस ट्रेड इन टी, और ट्रेड विद चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों में इनको मोनोपोली रहती है, मतलब ट्रेड प्रिविलेजेस रहता है, लेकिन बाकी सब जो है वो अबॉलिश किया जाता है। ये हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो ये है कि यहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो कल्चरल इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, मीन्स क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी फेथ जो है वो प्रोपगेट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये चार्टर एक्ट जो है क्यों पास किया गया था, क्यों ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसमें बहुत सारे रीज़न है जो हमने डिस्कस किए। जैसे नेपोलियन सिस्टम था, लेज़े फेयर का कंसेप्ट आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेड मोनोपोली जो है वो ख़त्म की जाती है। और दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि उनका कंट्रोल जो है कंप्लीट जितने भी अफेयर्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इसके अंडर आ जाएं। तो इसलिए देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया जाता है। सिर्फ टी और चाइना के ट्रेड में, मींस दैट इज द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना जो है, उसमें स्टिल ट्रेड मोनोपोली रखी जाती है।
लेकिन फिर जब 1833 की हम बात करते हैं तो 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट पास किया जाता है। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1773 में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर मद्रास मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को, वहाँ से जो हमारे पास गवर्नर होते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है और एग्जीक्यूटिव, वो दी जाती है गवर्नर ऑफ बंगाल को। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होती थी, प्रेसिडेंसीज हमारे पास थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ के गवर्नर्स के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो कंप्लीट ट्रांसफर की जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से एक कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आ जाता है किसमें, गवर्नेंस में। मींस कि हमारे पास कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर जो है वो एक सिंगल हैंड के अंडर आ जाता है, इसी को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। तो मींस कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है, वहाँ से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमें कंसेप्ट क्या देता है कि यहाँ से इस एक्ट के थ्रू जो पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल था, लीगल कंट्रोल ओवर इंडिया जो था, वो यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, या सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और कॉलोनाइजेशन कंप्लीट होता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कम्प्लीटली ख़त्म की जाती है। मींस वो जो टी के साथ, मतलब टी का जो ट्रेड मोनोपोली थी या चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली जी थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी के हर एक प्रिविलेजेस को आहिस्ता आहिस्ता स्नैच किया जाता है। सबसे पहले कंट्रोल स्टार्ट किया जाता है 1773 से, उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता उनके फंक्शन को डिवाइड किया जाता है। उस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता 1813 में उनकी इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस सब खत्म की जाती है। फिर 1833 में कंप्लीट जितना भी उनके पास होता है, जितना भी हमारे पास प्रिविलेजेस होती हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। देखो 1773 में कंट्रोल स्टार्ट होता है। 1784 में फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है, कम फंक्शंस दिए जाते हैं, कमर्शियल फंक्शंस कंपनी को। 1786 जो है, गवर्नर जनरल की ओवरराइडिंग पावर को इंक्रीज किया जाता है। 1813 की अगर हम बात करते हैं तो 1813 में 1793 चार्टर के अकॉर्डिंग उनको जो प्रॉफिट आ जाएगा उसमें 5 लाख तक उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। 1813 चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया जाता है। सिर्फ टी और चाइना के साथ जो ट्रेड होगा उसमें मोनोपोली रखी जाती है। 1833 में गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया जाता है, प्लस ट्रेड मोनोपोली जो है कंप्लीट ख़त्म की जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का वजूद जो है वो राइज होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जब हमने देखा कि सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पावर जो है, ये पावर को इंक्रीज किया जाता है, इसलिए इसको डेजिग्नेट किया जाता है गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का, मींस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब हमारे पास एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती है, तो अब जाके जो भी लॉज बन जाते हैं तो उनको एक लीगल सैंक्शन मिलता है, तो इसलिए उनको एक्ट्स कहा जाता है। इससे पहले लॉज को कहा जाता था रेगुलेशंस, क्योंकि उनके पास हमारे पास जो था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते थे, प्राइमरी वो एग्जीक्यूटिव होते थे। तो इस तरीके से हमारे पास सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है और फाइनली एक कॉलोनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल, उसको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। मींस उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है।
जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जो कि ओरिजिनली हमारे पास गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसे बनाया जाता है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन मुद्दा ये होता है कि जो भी हमारे पास, इसका मेन मुद्दा क्या होता है, इसका मेन मुद्दा ये होता है कि जो भी हमारे पास लाज बनेंगे, जो भी हमारे पास लाज बनाने होंगे, इसका मेन फंक्शन जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेशन बनाना किसमें, इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में जो भी लाज हैं वो बनाने हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, 6 मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। 6 में से 4 जो है वो इंट्रोडक्शन किनका होता है, 4 उसमें होते हैं इंडियंस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियंस को एसोसिएट करना, थोड़ा सा एसोसिएट करना लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जो कि 4 प्रेसिडेंसीज, बम्बई, मद्रास और बंगाल मींस कलकत्ता और आगरा प्रेसिडेंसी से 4 मेंबर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और यही हमारे पास बन जाती है एक, इसको कहते हैं मिनी पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट। ये भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो हमने देखा वाई द वेरियस चार्टर एक्ट्स, वाई द वेरियस, हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी पावर को रिड्यूस किस तरीके से किया जाता है। देखो हमारे पास हमने देखा कि 1773 से लेकर 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जाता है। मींस कि अब हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश पोजेशंस, जो कि कंपनीज की टेरिटरीज इंडिया में है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरीके से संभालना है। मींस ऑफिसर्स को रिक्रूट करना है, ऑफिसर्स की सैलरी पे करनी है, किस तरीके से एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो किसने संभालना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो चार्टर एक्ट 1853 की अगर हम बात करते हैं तो 1853 में इनको एक क्या कहते हैं कि जब टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज की जाती है तो कंपनी का रूल जो है, अब कंपनी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी कमर्शियल बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसका रूल एक्सटेंड किया गया है इंडेफिनेटली 1853 में। लेकिन 1853 के जस्ट 2-3 साल के बाद 1857 में आउटब्रेक होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब 1857 में जब रिवोल्ट होता है, इसके बहुत सारे काजेज होते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसके बहुत सारे हमारे पास काजेज होते हैं, जैसे पॉलिटिकल काजेज होते हैं, इकोनॉमिक काजेज होते हैं, रिलीजियस काजेज होते हैं, सोशल काजेज होते हैं, बहुत सारे हमारे पास इसके काजेज होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं इस चीज़ पे, इस आउटब्रेक पे कमेंट करते हैं कि अगर हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इस रिवोल्ट को चेक नहीं किया होता, मींस इसके मेन काज को चेक नहीं किया होता, तो इंडिया वुड हैव गॉट इंडिपेंडेंस मच बिफोर द 1947, 57 के आसपास ही इंडिपेंडेंस होती। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेन काज जो है वो चेक किया, मेन काज जो है रिवोल्ट का वो ढूंढा। वो किस तरीके से ढूंढा, क्योंकि कंपनी को बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्या बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लेकिन जब ये रिवोल्ट हुआ तो इसने ये एक्सपोज किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है दैट इज इनएफिशिएंट। मींस ये लिमिटेशन एक्सपोज की कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इनएफिशिएंट है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाहा कि वो अपनी गवर्नमेंट इंडिया में बेटर बनाए। क्या बनाए, बेटर बनाए या गुड बनाए, ताकि वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो फार मोर बेटर होगा
एज कंपेयर टू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। इसलिए 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है, जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, गुड किस चीज के लिए है, इंडियाज के लिए गुड है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गुड है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें यह आइडिया पता चलता है कि किस तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वजूद में आता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया जाता है और इसकी कंप्लीट पावर जो है वो ट्रांसफर की जाती है ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, जितनी भी इसके पास पावर थी वो किसको ट्रांसफर की जाती है, ब्रिटिश क्राउन को कंप्लीट पावर ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया एक ब्रिटिश रूल में। अब देखो इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को कंट्रोल किया। तो यहां पर हमने एक टर्म पढ़ा कि गुड गवर्नमेंट मींस गुड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के लिए ये एक्ट पास किया। और गुड गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे या गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी गवर्नेंस तैयार की गई है विच इज़ अकाउंटेबल एंड विच इज़ आंसरेबल। और वो अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसे डायरेक्ट कंट्रोल करती है। देखो कंट्रोल जो है वो स्टार्ट 1773 से ही हुआ था, लेकिन कंपनी कॉपरेट नहीं करती थी। लेकिन अब इतना जुनून या जोश में आ गई रिवोल्ट 1857 के बाद कि कंपनी को हमें अबॉलिश करना पड़ेगा, हमें एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो कि फुली अकाउंटेबल होगी, जो कि फुली आंसरेबल होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पावर को इंक्रीज किया। क्या किया, उसकी पावर को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद उसको बनाया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो था इट वाज अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास इंडिया में है। ये हेड अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है इन इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास वाइसरॉय। अच्छा, वाइसरॉय की हम बात करेंगे। सबसे पहला वाइसरॉय जो है वो कैनिंग बनाया गया था। इसको मैं लॉर्ड वर्ड इनको कुछ नहीं कहता हूँ, ज़रूरत नहीं इनको लॉर्ड वर्ड कहने की। ठीक है, वाइसरॉय बनाया गया, इसकी पावर को इंक्रीज किया गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस क्रिएट किया, दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैं आपको बताऊं किस तरीके से आंसरेबल गवर्नमेंट बन जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इट वाज अ ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको एडवाइज करने के लिए एक बॉडी क्रिएट की ऑफ मेंबर 15 मेंबर की बॉडी क्रिएट की गई, जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। एक काउंसिल तैयार की गई। अच्छा, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये कहाँ पर है, ये है ब्रिटिश में। और उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल तैयार की जिसमें 15 मेंबर थे। और ये काउंसिल जो है एडवाइजरी बॉडी है, ये एडवाइस करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली
डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या डायरेक्टली अकाउंटेबल या डायरेक्टली आंसरेबल किसकी ओर है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम ये है कि वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय हमारे पास सब कुछ जो भी काम होगा ब्रिटिश इंडिया में वो इसको खबर देगा, वो इसको पहुंचाएगा। देखो वाइसरॉय का काम क्या है कि जितना भी इंडिया में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो रहे हैं, उसके बारे में किसको बताना है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। मींस वाइसरॉय इज आंसरेबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरीके से क्या होता है कि देखो हमारे पास ये, अगर हमारे पास कंप्लीट इंडियन टेरिटरी है, ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोविंसेस भी हमारे पास हैं, यहाँ प्रोविंसेस में हमारे पास ऑफिसर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ठीक है कि नहीं? वो ऑफिसर और गवर्नर्स जो हैं वो आंसरेबल्स होंगे किसके? वाइसरी को। वाइसराय को जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे तो वो दैट विल बी दे विल बी आंसरेबल टू वाइसरॉय। अच्छा, वाइसरॉय भी इंडिया में है, ये हमारे पास इंडिया में है, और वाइसरॉय जो है वो आंसरेबल होगा तीसरी बॉडी की ओर, जो होगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल बी आंसरेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास एक आंसरेबल या अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाई गई। अब अगर इस चीज़ को हम गौर से देखेंगे, इससे पहले भी हमारे पास इसी तरीके का सिस्टम था। हमारे पास ऑफिसर्स थे, उसके बाद हमारे पास गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ खास इसमें उतनी चेंजेस नहीं लाई गई, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। वैसे कोई उतना कमाल नहीं हुआ इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि सबसे पहले जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करने का मेन मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसको, मतलब जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट वहाँ पर थी, एग्जिस्ट होती थी, उसको चेंज करना है, क्या करना है। लेकिन वो हुआ नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। दूसरा, वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय बनाया गया इंडिया का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया। ठीक है, वाइसरॉय बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करेंगे, नया ऑफिस क्रिएट किया गया, तो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। इसी दौरान जो है, जब हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया, तो क्वीन विक्टोरिया की अगर हम बात करेंगे, क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया दैट शी इज़ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो भी हमारे पास ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है, जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इंडिया में, कोई भी अगर उनको ऑक्युपाई करता है, कोई भी अगर यहाँ पर ट्रेड करता है, कोई भी यहाँ पर अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है, तो एवरीबॉडी विल डू ट्रेड और एवरीबॉडी विल ऑक्युपाई दिस ब्रिटिश टेरिटरी, बट इन ट्रस्ट फॉर हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। हर मैजेस्टी गवर्नमेंट्स मीन्स कि हमारे पास अब जितना भी होगा, किसके लिए आप ऑक्युपाई करेंगे? किस चीज़ के लिए? ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए। तो इसलिए हमारे पास, हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिश का रूल या क्राउन रूल। क्या इसका मतलब ये है कि यहीं से स्टार्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा 1773 से ही कंट्रोल स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक क्रोनोलॉजी बनाई है कि 1858 के बाद की अगर हम बात करते हैं, 1858 के बाद, तो यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट होता है।